वेलकम स्टूडेंट्स इन एकेडमिक्स विद राघव। आज हम क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। इसके दो लेक्चर्स हो चुके हैं और ये लेक्चर नंबर 3 है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर क्या क्या पढ़ा था। तो हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था सॉल्युबिलिटी, कि सॉल्युबिलिटी की केमिस्ट्री कैसे वर्क करती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, जो सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड्स के अंदर वो देखी थी। और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स, और गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड्स के अंदर वो हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखी थी। अब इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस, जब हम दो लिक्विड्स को आपस में मिलाते हैं तो और जो सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर किस तरीके से पढ़ते हैं। राउल्ट्स लॉ हम पढ़ेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट लॉ है इस चैप्टर की, जिसमें बहुत ज्यादा बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ेंगे। और एक छोटा सा टॉपिक है वो है कि जी राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, कि हमारी राउल्ट लॉ जो होती है वो स्पेशल केस होती है हेनरी लॉ का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है वेपर प्रेशर क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे एक एनसीईआरटी बेस्ड डेफिनेशन मेंशन की है, उसे पढ़ते हैं। तो वे प्रेशर exerted by gaseous liquid on its surface in a closed container in equilibrium। तो एक्चुअली जब भी हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं वोलेटाइल कंपोनेंट्स की। वोलेटाइल कंपोनेंट्स का मतलब है वो कंपोनेंट या ऐसी चीजें जिनकी टेंडेंसी होती है कि वो अपनी लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाती हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर या प्रेशर के नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में। जैसे जब हम हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं तो उसके अंदर इथेनॉल होता है, और इथेनॉल एक वोलेटाइल कंपोनेंट है। चूंकि इथेनॉल एक वोलेटाइल कंपोनेंट है तो जैसे ही हम सैनिटाइजर को अपने हाथों पर लगाते हैं तो हमें कुछ सेकंड के लिए तो गीला सा महसूस होता है, जैसे हमने अपने हाथों को पानी में भिगो लिया हो। लेकिन कुछ सेकंड या आधी मिनट या 1 मिनट के अंदर हमारे हाथ से जो वो लिक्विड है, जो वो सैनिटाइजर का लिक्विड है वो उड़ जाता है अपने आप, हमारे बिना किसी एफर्ट के। वही तो प्रॉपर्टी है वोलेटाइलिटी। वोलेटाइलिटी वही तो प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की, टेंडेंसी होती है। टेंडेंसी किस चीज की टेंडेंसी होती है, क्या करने की, कि अपने लिक्विड से गैसियस फेस में कन्वर्ट होने की। तो हमने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा अभी, वोलेटाइल। क्या पढ़ा? वोलेटाइल। तो वोलेटाइल टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू एस्केप आउट, एस्केप आउट करने की टेंडेंसी कहां से? फ्रॉम लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस से। तो मैं आपको बताता हूं एक्चुअली में वेपर प्रेशर को हम किस तरीके से उसकी साइंस देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं क्लोज्ड कंटेनर। हम यहाँ पे क्या लेते हैं? एक क्लोज कंटेनर। इतने आप मुझे और एग्जांपल्स बताइए ऐसी सब्सटेंस के जो कि अपने आप हवा में उड़ जाते हैं। एक मैंने आपको बताया इथेनॉल। उसके अलावा आपको कौन सा कंपाउंड पता है जिसकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप उसे खुला छोड़ दें तो वो सराउंडिंग में वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाएगा? देखो बहुत ही आसान एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो क्या आपने परफ्यूम यूज किए हैं जो गैसियस होते हैं? क्या कुछ समय के बाद परफ्यूम हमारी बॉडी से धीरे धीरे उसका इफेक्ट कम नहीं होने लगता है? क्या परफ्यूम अपने आप ही शरीर को छोड़ नहीं देता है? तो वो भी तो वोलेटाइल सब्सटेंस है। क्या पेट्रोलियम और डीजल वोलेटाइल नहीं है, कि अगर आप अपनी बाइक या मोटर व्हीकल का जो लिट कवर है उसे खुला छोड़ दे तो वो समय के साथ अपने आप वेपर्स बन के उड़ जाएगा? तो ये तो बात करी हमने वोलेटाइलिटी की। अब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर की। मान लो मैंने कंटेनर के अंदर आधा कंटेनर ले लिया पेट्रोल, या मैंने ले लिया डीजल, या मैंने ले लिया इथेनॉल। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं। क्या है? वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं ये तीनों। जब मैंने आधा कंटेनर इन तीनों कंपोनेंट्स को लिया
तो इनके पार्टिकल्स की टेंडेंसी है कि वो कोशिश करेंगे लिक्विड से बाहर जाने की, लेकिन बाहर तो मैंने कंटेनर को बंद कर रखा है और आधा कंटेनर खाली है, तो ये अपनी गैसियस फॉर्म में कंटेनर के अंदर ही घूमते रहेंगे। क्या करेंगे? ये गैसियस फॉर्म में कंटेनर के अंदर ही घूमते रहेंगे। उसी लिक्विड के पार्टिकल जो लिक्विड हमने कंटेनर के अंदर लिया है, और एक ऐसी स्टेट आएगी कि उस स्टेट पर जितने लिक्विड के पार्टिकल्स लिक्विड को छोड़ के गैसियस फॉर्म में जा रहे होंगे, उतने ही पार्टिकल्स गैसियस फॉर्म में नीचे की तरफ आ रहे होंगे। एक कंडीशन आई कि मान लो 10 पार्टिकल पर सेकंड, 10 या फिर हम जितने भी पार्टिकल्स लेते हैं, लेट सपोज 6 पार्टिकल्स पर सेकंड लिक्विड की सरफेस को छोड़कर गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो 6 ही पार्टिकल्स ऊपर से गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे होंगे। ठीक है, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? यहां पे सेट हो गया हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि लगातार उनका जो रेट है वो सेम है, लेकिन चीजें प्रोसेस में हैं। ठीक है, तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब जब डायनामिक इक्विलिब्रियम सेट हो चुका है, तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो अपने ही लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर लगाएंगे। उसी प्रेशर को तो वेपर प्रेशर कहते हैं। भाई वही प्रेशर तो वेपर प्रेशर है। इतना आसान कंसेप्ट था वेपर प्रेशर का। होप आपको समझ आया होगा। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं कि आप कंफ्यूज ना हो। मान लो हमने लिया ये पेट्रोल, और ये पेट्रोल की है लिक्विड फॉर्म, और ये पेट्रोल की है गैसियस फॉर्म। गैसियस फॉर्म। ठीक है, अब देखते हैं। तो हमने वेपर प्रेशर समझा। वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। उसे ऐसे समझो कि जब आप पानी गर्म करते हैं, जब आप पानी गर्म करते हैं, तो जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, पानी बर्तन को छोड़कर जिस भी यूटेंसिल या बर्तन के अंदर आपने पानी गर्म करने को रखा है, वो खाली सा होने लगता है, उसका लेवल गिरने लगता है, क्योंकि ज्यादा हमारा पानी लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वेपर प्रेशर डिपेंड करता है किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। ये डिपेंड नहीं करता वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और अमाउंट ऑफ लिक्विड पे। किस पे डिपेंड नहीं करता? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और अमाउंट ऑफ लिक्विड पे। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमने एक सिलेंडर के अंदर पानी लिया जो कि ओपन सिलेंडर था, और एक हमने लिया ग्लास के अंदर पानी, तो जो सिलेंडर का पानी है या जो ग्लास का पानी है वो पहले वेपर बन के उठ जाएगा। वो पहले पानी जो पानी की वेपर्स है वो पहले बन जाएंगी, क्योंकि वो हमने ग्लास के अंदर लिया था जी, वो स्पेशल पानी है। नहीं, पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस है। जब तक दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचेगा, तब तक पानी वेपर नहीं बनेगा, तब तक वो बॉईल नहीं करेगा। इसलिए वेपर प्रेशर डिपेंड किस पे करेगा? वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ना कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पे और ना ही अमाउंट ऑफ लिक्विड पे। होप आपको वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं राउल्ट्स लॉ। तो इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज हमने एक वेसल लिया और हमने उसके अंदर दो कंपोनेंट्स लिए। हमने एक वेसल लिया और उसके अंदर हमने दो कंपोनेंट्स, हमने दो ऐसे लिक्विड लिए जिनके पास वोलेटाइलिटी की जो वो है प्रॉपर्टी, वो अपने अंदर कंटेन करते हैं। तो दोनों के पास ही क्या है? दोनों के पास ही कैपेबिलिटी है कि वो गैस बनेंगे। लेकिन हमने लिया है जो हमारा यूटेंसिल है, कैसा यूटेंसिल है? बंद। तो दोनों के गैस तो बने, दोनों के बबल्स तो बने, लेकिन रहेंगे वो कंटेनर के अंदर ही। तो उन्हें हम शो करते हैं इस तरीके से। ठीक है, और दूसरा जो कंपोनेंट है उसके ये वेपर के पार्टिकल्स हैं। तो मान लो जो हमने एक लिया है ये है कंपोनेंट ए, और जो ग्रीन वाला है वो है कंपोनेंट बी। दोनों ही हैं हमारे वोलेटाइल कंपोनेंट।
दोनों ही कैसे कंपोनेंट हैं? दोनों ही हैं हमारे वोलेटाइल कंपोनेंट। तो हम निकालेंगे सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर। तो जो टोटल वेपर प्रेशर है वो इस सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर और इस सॉल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर का सम ही तो होगा। देखो सिंपल साइंस है कि भाई हमारा जो टोटल प्रेशर होगा वो ए कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर और बी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर जो पार्शियल वेपर प्रेशर है उसके सम के इक्वल होगा। और राउल्ट्स लॉ कहती है कि किसी भी चीज का जो पार्शियल प्रेशर है, राउल्ट्स लॉ क्या कहती है? राउल्ट्स लॉ कहती है कि जो किसी भी चीज का पार्शियल प्रेशर है वो इक्वल होगा जब उसका पार्शियल प्रेशर था प्योर स्टेट में और उसके मोल फ्रैक्शन के, वो इक्वल होगा। मान लो हमने बात करी बी के पार्शियल वेपर प्रेशर की, तो वो इक्वल टू होगा जब हमारा बी का पार्शियल प्रेशर लेंगे हम प्योर फॉर्म में और बी का जो है मोल फ्रैक्शन होगा। हमने इनको रखा इस फॉर्मूले के अंदर, तो हमारा जो टोटल वेपर प्रेशर है वो आया पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है। अब लेक्चर नंबर 1 के अंदर जब मैंने कंसंट्रेशंस आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मोल फ्रैक्शन होता है एक सॉल्यूशन के अंदर, हर कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो यूनिटी होगा, वो 1 होगा। तो क्या मैं इस फॉर्मूले में जो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन दिए हुए हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, उसको 1 लिख सकता हूं? समझे? लिख सकता हूं ना? तो क्या मैं ए के मोल फ्रैक्शन को 1 माइनस बी का मोल फ्रैक्शन लिख सकता हूं? इसमें से अब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर और हमारा फाइनल आंसर आएगा कि हमारा जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो होगा, हमने जो मोल फ्रैक्शन ए है उसकी वैल्यू रख दी यहां, तो पी ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। हमने ब्रैकेट ओपन किया, हमारा आया पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो क्या यहाँ पे मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है? मुझे कॉमन दिख रहा है एक्स बी। मैंने एक्स बी ले लिया कॉमन, मोल फ्रैक्शन बी का ये पॉजिटिव है, ये आगे आ गया जो कि हो गया पी नॉट बी, ये माइनस का पीछे चला गया जो कि हो गया पी नॉट ए, और ये प्लस का पी नॉट ए आ गया यहाँ पे। तो हमारा जो टोटल वेपर प्रेशर आया सॉल्यूशन का वो ये निकल के आया। यही तो हमारी राउल्ट्स लॉ कहती है, यही तो हमारी राउल्ट्स लॉ है। ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा कि हमारी राउल्ट्स लॉ का जो डेरिवेशन है उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतनी टेक्निकल साइंस नहीं है, कोई इसमें बीटेक वाली साइंस नहीं है। सिंपल आपने फॉर्मूला पुट किया राउल्ट्स लॉ का और आपने डेरिवेशन किया मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए। आगे चलते हैं। अब ये एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है जिसमें हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं राउल्ट्स लॉ की। क्या करते हैं हम? राउल्ट्स लॉ की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो हमने अभी राउल्ट्स लॉ क्या ड्राइव करी थी? हमने अभी राउल्ट्स लॉ ड्राइव करी थी और एक बार मैं आपको फिर से ड्राइव करके बताता हूं, इससे आपकी ये हाथ पर सेट हो जाएगी कि जब हम टोटल प्रेशर की बात करते हैं वेपर प्रेशर की, वो होता है ए कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर प्लस बी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर। चूंकि यहाँ पे कंपोनेंट 1 और 2 दे रखे हैं तो हम भी 1 और 2 ही लेते हैं, जिससे हमें आसानी रहेगी इसको समझने में। तो हमने लिया फर्स्ट कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर प्लस सेकंड कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर। फर्स्ट कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर होगा, फर्स्ट कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर प्योर सॉल्वेंट था जब वो प्योर फॉर्म में था, और उसी का आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। ऐसे ही आएगा सेकंड के लिए और उसी का आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। तो क्या यहां में मोल फ्रैक्शन जो कि फर्स्ट का है, क्या यहाँ पे मैं जो मेरा मोल फ्रैक्शन है 1 का उसे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स टू? तो क्या मेरा जो पार्शियल प्रेशर है वो 1 माइनस एक्स टू प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ 2x2 पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ 1x2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ 2x2, ये आ जाएगा मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ 2। यहाँ पे लिखेंगे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 प्योर फॉर्म में माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ 1। ये याद रखना, अगर आप इतना डराइव नहीं कर सकते तो जब आप मोल फ्रैक्शन जिसका लेते हैं अगले ब्रैकेट के अंदर पहला पार्शियल प्रेशर प्योर स्टेट में उसी का आएगा, माइनस करेंगे दूसरे वाले के पार्शियल प्रेशर के, फिर हम उसमें ब्रैकेट को क्लोज करके जो हमारा लास्ट जिसको हम सेपरेट कर रहे थे उसको प्लस कर देंगे उसके प्योर
कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर को। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्राफ की। ठीक है, ये हमारा राउल्ट्स लॉ का डेरिवेशन होता है। ये हमारा राउल्ट्स लॉ का डेरिवेशन होता है फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। किसके लिए? बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। तो मान लो ठीक है, तो हमने क्या किया कि हम एक बार मोल फ्रैक्शन फर्स्ट कंपोनेंट का रखेंगे 0 और देखेंगे कि हमारा जो टोटल प्रेशर है वो कितना आएगा। तो पहले लेट सपोज हमने यहाँ पे x2 लिखा है फाइनल जो हमारी डेरिवेशन है उसके अंदर। तो मैं x2 को लेता हूं और मान लो कि मैंने एक बार x2 की वैल्यू को रखा 0 और एक बार x2 की वैल्यू को रखा 1। ठीक है, तो जब मैंने x2 की वैल्यू को रखा 0 तो मेरा जो टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का वो कितना आया? वो आया जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसके प्योर वेपर प्रेशर के इक्वल। जब मैंने x2 की वैल्यू को रखा 1, जब मैं यहाँ पे 1 रख दूंगा तो जो मेरा P1 और P1 है वो कट जाएगा, तो जो मेरा टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो आएगा सेकंड कंपोनेंट का जो प्रेशर है प्योर फॉर्म में। अब देख लो, जब मैंने x2 को रखा है 0, जब ग्राफ के अंदर x2 0 रखा हुआ है तो सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर कितना आ रहा है? सॉल्यूशन का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो आ रहा है P1। क्या हमने यहाँ पे ड्राइव नहीं किया? जब मैंने जो हमारा कंपोनेंट 2 है उसके मोल फ्रैक्शन को रखा है 1, तो क्या उसका जो टोटल सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर है वेपर प्रेशर है वो P2 नॉट नहीं आ रहा है? कितना आ रहा है? P2 नॉट। तो यही तो एक ग्राफ बता रहा है, यही तो बता रहा है ये ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये दे रखा है हमारा P1, ये दे रखा है P2 जो कि इक्वल है हमारा P नॉट टू x2 के। ये P1 है जो कि इक्वल है P1 x1 के, और ये हमारा P टोटल है। ये हमारा P टोटल है। इतना आसान था राउल्ट्स लॉ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस में वेपर प्रेशर निकालना। कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं करनी है, यूज करना है तो कॉन्सेप्ट, थ्योरी और फॉर्मूलाज। चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपकी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है कि अगर हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने बात तो कर ली, हमने यहाँ पे बात तो कर ली कि जी ये जो गैसियस पार्टिकल्स हैं इन्होंने टोटल वेपर प्रेशर कितना लगाया। लेकिन हमें क्यूरियोसिटी बढ़ी और हमने कोशिश करी कि जी इनका मोल फ्रैक्शन और निकालो वेपर फेस में। तो उसके लिए आपको सीधे फॉर्मूले दे रखे हैं, ये रहे। मान लो y ये मोल फ्रैक्शन है कंपाउंड ए का वेपर फेस में, तो उसका फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा YA इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बाय टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, और ये हमारा YB के लिए है। मान लो मोल फ्रैक्शन जो है कंपोनेंट B का वेपर फेस में वो YB है, तो उसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा जो हमारा वेपर प्रेशर है PV बी कंपोनेंट का, और डिवाइड कर देंगे P टोटल से। ये पढ़ते हैं हम इस चीज के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अभी क्वेश्चन है जो हमने अभी राउल्ट्स लॉ को देखा था उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, अब हम सबसे पहले लिखते हैं, जब भी हमारे क्वेश्चन दिमाग में सबसे पहले हम देखते हैं कि गिवन क्या क्या है। ठीक है, ये आपका अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को या न्यूमेरिकल से अपना डर भगाना है, क्योंकि न्यूमेरिकल कोई हार्ड नहीं है, टफ नहीं है। ठीक है, बस क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। तो गिवन क्या क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, हमें क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर गिवन है, और हमें गिवन है डाइक्लोरोमीथेन का वेपर प्रेशर। तो ये जो वेपर प्रेशर हमें गिवन है ये प्योर स्टेट में गिवन है। तो मुझे क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर गिवन है, कितना है वेपर प्रेशर? मेरे को दे रखा है 200 mmHg। ठीक है, और जी हमें वेपर प्रेशर गिवन है किसका? डाइक्लोरोमीथेन का। वेपर प्रेशर है किसका? डाइक्लोरोमीथेन का। वो कितना है जी? वो हमें दे रखा है 415 मिलीमीटर क्यूब ऑफ मरकरी। क्या ये हमें दिख रहा है? क्या ये हम देख पा रहे हैं? अब उसने क्या कहा, उसने कहा आपको जी कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। सीधा राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन ट्विस्ट क्रिएट किया गया।
ट्विस्ट क्या क्रिएट किया गया कि आपको राउल्ट्स लॉ लगाने के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना है और मोल फ्रैक्शन के लिए आपको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स ना दे करके आपको दे दिया वेट। तो क्या हम वेट से नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकते? भाई देखो कितना आसान होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालना, कि जब भी आपको किसी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, मान लो हमें सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो ऊपर लिखेंगे हम सॉल्यूट का वो वेट जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, नीचे लिखेंगे सॉल्यूट का मोलर मास। तो निकाल लो नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले निकालेंगे क्लोरोफॉर्म के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म जो है, क्या वो क्लोरोफॉर्म का वेट जो कि गिवन है 25.5 ग्राम, उसको डिवाइड नहीं कर देंगे मोलर मास जो होता है क्लोरोफॉर्म का उससे। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे किसके, हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे CH2Cl2 के। तो हमें कितना वेट दे रखा है CH2Cl2 का, 40 ग्राम, और नीचे आ जाएगा मोलर मास CH2Cl2 का। तो क्या यहां से हम नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकते? अब मोलर मास आपको पता होने चाहिए, मैं आपको मोलर मास तो नहीं बताऊंगा, वो तो 11th का कंसेप्ट है। मोलर मास तो हमें पीरियोडिक टेबल याद होती है, उसके अकॉर्डिंग मोलर मास निकालिए इनका, उससे डिवाइड करिए और नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। अब हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए, हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन आपको निकालना आता है, आप बस ये देख लो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो आपको फॉर्मूला लगाना है कि सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा, मान लो वो होता है एक्स बी। तो यहाँ पे आ जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए। तो बस आप बी कंपोनेंट का क्या निकाल लो, बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। मान लो मैंने कंपोनेंट CH2Cl2 का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो उसके मोल्स ऊपर आ जाएंगे और नीचे आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2Cl2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये आ जाएगा हमारा CH2Cl2 का मोल फ्रैक्शन। उसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, PV हमें गिवन है, PA हमें गिवन है, वैल्यू लगाइए, आंसर आपका आ जाएगा। सिंपल, आपको क्या करना है, आपको वैल्यूज पुट करनी है और सीधे आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन लगाने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। आपको मेन क्या याद रखना है, आपको मेथड देखना है, मेथडोलॉजी समझनी चाहिए, आपको एप्लीकेशन देखनी है, कौन सा फॉर्मूला कब यूज हो रहा है। ठीक है, अगला उसका सेकंड पार्ट है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। वेपर फेज में आपको हर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो आप उसमें फॉर्मूला पुट करेंगे, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप उनके अंदर ये वाले फॉर्मूले पुट करेंगे और आपका वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अब आते हैं, आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है भैया। सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपने एक प्योर सॉल्वेंट लिया, आपने 1 लीटर पेट्रोल ले लिया, एक हमारा फ्लास्क जो था वो बंद था, तो पेट्रोल के पार्टिकल गैस की फॉर्म में भी होंगे। गैस की फॉर्म में इसलिए होंगे क्योंकि हमने जो फ्लास्क या वेसल लिया था उसको पूरा नहीं भरा था पेट्रोल से, तो जगह थी तो वो किसने ले ली, गैसियस पार्टिकल्स ने। लेकिन दूसरे के अंदर हमने पेट्रोल तो लिया, लेकिन उसके अंदर कुछ मिट्टी डाल दी, तो मिट्टी के कुछ पार्टिकल्स आके बैठ गए जी सरफेस पे। कहा, सरफेस पे। उन्होंने पेट्रोल से कहा कि तुम जाओ गैस की फॉर्म में, लेकिन पूरा खुल के नहीं जा सकते, कंट्रोल्ड वे में जाओ। तो यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स ज्यादा आए, पेट्रोलियम गैस ज्यादा बनी, यहाँ पेट्रोलियम गैस कम बनी। यही तो रोल होता है कि जैसे ही आपने सॉल्यूट डाला वेपर प्रेशर हो गया कम। अब यहाँ पे ड्राइव करेंगे राउल्ट्स लॉ से फॉर्मूला, किससे, राउल्ट्स लॉ से फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। कर दो। हमारी राउल्ट्स लॉ क्या कहती है कि मान लो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन की, हम यहाँ बात कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन की। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि जो सॉल्यूट है वो हमारा A है, जो सॉल्वेंट है वो हमारा B है, जो सॉल्यूट है वो हमारा नॉन वोलेटाइल है, जो हमारा सॉल्वेंट है वो हमारा वोलेटाइल है। ठीक है, तो PS हो जाएगा हमारा कितना, P नॉट A एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो क्या यहाँ पे पार्शियल प्रेशर होगा ए का, क्या वेपर प्रेशर ए का होगा, नहीं होगा भाई, मैंने कह दिया नॉन वोलेटाइल है, वो गैस ही नहीं बन सकता। जब वो गैस ही नहीं बन सकता तो उसका वेपर प्रेशर कैसा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो पार्शियल प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है। अब ये आता है डेरिवेशन किसके लिए, ये डेरिवेशन आता है जब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर की
उन सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर की जब हम लिक्विड के अंदर सॉलिड मिलाते हैं, और सॉलिड हमारा कैसा है, नॉन वॉलेटाइल। अब देखते हैं ये ग्राफ। ये ग्राफ दे रखा है जी आपके एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। तो ग्राफ में कुछ नहीं करना, जब भी हम ग्राफ में मेंशन करते हैं तो हम एक बार एक वैल्यू को 0 रख के देखते हैं, एक बार एक वैल्यू को 1 रख के देखते हैं। तो देखो, पार्शियल प्रेशर जो है सॉल्यूशन का, जब मैंने एक्स बी को 0 रखा तो कितना आएगा, 0। पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन का, जब मैंने एक्स बी को 0 रखा तो 0 आया, जब मैंने एक्स बी को 1 रखा तो कितना आया, पी नॉट बी। यही तो उसने कहा कि जब मोल फ्रैक्शन मैंने रखा था 0, तो कितना वेपर प्रेशर आ रहा है, 0 ही तो आ रहा है भाई, 0 ही तो आ रहा है। और जब मैंने मोल फ्रैक्शन रखा 1, तो वेपर प्रेशर कितना आ रहा है, पी नॉट वी आ रहा है। पी नॉट वी मतलब प्योर वेपर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। पी नॉट पी नॉट बी का मतलब क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। इस ग्राफ के अंदर सिर्फ इतना बताया हुआ है, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं आज की लास्ट स्लाइड, जिसमें बताया राउल्ट्स लॉ जो है वो हेनरी लॉ की स्पेशल केस है। कैसे है भाई, हेनरी लॉ के अंदर हमने पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर जो होता है, गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उसी गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है हेनरी लॉ। प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या आता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है हेनरी लॉ के अंदर, हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट। ये मैं आपको सेकंड लेक्चर के अंदर बता चुका हूं। ये हेनरी लॉ है, ये है हेनरी लॉ, और ये है हमारी राउल्ट्स लॉ। जबकि राउल्ट्स लॉ में क्या है, राउल्ट्स लॉ में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो उसी सॉल्वेंट का क्या है, वो उसी सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का क्या है, वेपर प्रेशर। क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा दें तो हमारी जो दोनों लॉज हैं वो हो जाती हैं सेम। इसलिए हम कहते हैं कि हेनरी लॉ का जो स्पेशल केस है वो राउल्ट्स लॉ है। होप आज के लेक्चर में आपको समझ में आया होगा राउल्ट्स लॉ, और कैसे राउल्ट्स लॉ हेनरी लॉ का स्पेशल केस होता है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।